नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी यानी दिगंत भाग 2 से कविता सेक्शन से पहला कविता पढ़ने वाले हैं। और पहला कविता आपका कड़बक है। अब बात आती है कि कड़बक का मतलब होता क्या है। तो देखिए, कड़बक का मतलब होता है कि विषम छंदों के समूह को कड़बक कहा जाता है, या कविताओं का कुछ ऐसा छंद जो है जिसे हम लोग कड़बक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कड़बक कविता जो है, इसको अगर परिचय के बारे में देखा जाए तो कड़बक कविता लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका जो जन्म है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, ये हुआ था 15वीं शती उत्तरार्ध, मतलब 15वीं शताब्दी जब अंत हो रहा था उस समय इनका जन्म हुआ था। और ऐसा अनुमान है कि लगभग 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। इनकी निधन यानी मृत्यु की बात की जाए तो लगभग 1548 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये भी अनुमान है, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है। अनुमान है कि 1548 के आसपास जायसी जी की मृत्यु हुई थी। निवास की बात करें, निवास स्थान का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे ये रहा करते थे। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी एक जगह है, वहाँ पर जायस नामक ग्राम में ये रहा करते थे। और जायस नामक ग्राम में रहते थे, इसीलिए इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी पड़ा हुआ था। ठीक है। पिता की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था। और कहीं कहीं पर इनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है, इनके पिताजी को मलिक राजे अशरफ। इसको भी याद रखना है क्योंकि ये परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इनके गुरु जी की बात की जाए तो देखिए, इनके दो गुरु हुए, सूफी संत शेख मुहिदी और दूसरे वे सैयद अशरफ जहांगीर। तो इन दोनों इनके गुरु जी के नाम याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो नाम याद रखना है, इनके गुरु जी का नाम सूफी संत शेख मुहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो लोग इनके गुरु जी थे। वृत्ति देख लिया जाए, वृत्ति का मतलब उन्होंने क्या किया, कौन सी सेवाएं दी। ठीक है, या कार्य कह सकते हैं। तो देखिए, वृत्ति में देखा जाए तो ये किसानी करते थे और फकीरी करते थे। किसानी आप जानते हैं, खेती बाड़ी करना, फसल उगाना। और फकीरी मतलब साधु संतों के साथ रहना, ये फकीरी कहलाता है। तो फकीरी करते थे, दो ही ये काम किए मुख्य रूप से। इनकी कुछ कृतियाँ मतलब रचनाएं, या इन्होंने क्या लिखा था इसके बारे में देखा जाए तो कुछ यहाँ पे रचनाएं उनके नाम से दी गई हैं, जिसमें पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, होलीनामा और इतरावत है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इनकी कृतियाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और पद्मावत से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इनकी कृतियाँ कौन कौन से हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, होलीनामा और इतरावत। ठीक है। तो इतना हमको बिल्कुल बेहतर से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लिया जाए तो यहाँ पे याद रखना कि कड़बक कविता कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ से आया है कड़बक कविता। तो कड़बक कविता इनके द्वारा लिखी गई पद्मावत जो थी, उसी पद्मावत से लिया गया है कड़बक कविता। क्वेश्चन पूछता है कि कड़बक कविता कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। आगे बात करते हैं, कड़बक किस भाषा में लिखा गया है? तो कड़बक अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी क्या थे? तो जायसी सूफी संत थे। क्या थे? जायसी सूफी संत थे और प्रेमाख्यानक काव्य से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जायसी जी एक सूफी संत व्यक्ति थे और प्रेमाख्यानक काव्य से संबंध रखते थे। ठीक है। अब जायसी जी प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रेम के पीर के मतलब प्रेम में या प्यार में जो पीड़ा होता है, दर्द होता है, उसकी जो अनुभूति है, उसके कवि कहे जाते हैं। कौन? तो जायसी जी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जायसी जी कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि हैं और प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं। किस शाखा से जुड़े हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हैं। जायसी जी एक आंख से अंधे थे
और चेचक के कारण इनका जो रूप था वह कुरूप हो गया था, मतलब कि चेचक के कारण इनका शरीर अच्छा या उनका चेहरा अच्छा नहीं दिखता था, उस पर दाग धब्बे आ गए थे। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखना है। मैंने अभी आपको पिछला जो पेज था उसमें और इस पेज में मैंने बताया कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा पद्मावत कहाँ से लिया गया है, सॉरी ये कड़वा कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत बता दीजिएगा। कड़वा किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधि में। फिर जयसी जी कैसे कवि हैं, तो प्रेम के पीर के। ठीक ना, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। या पूछ देगा अखरावट किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जयसी जी के गुरुजी का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कविता पर। चलिए अब यहाँ से हम लोग कविता पढ़ेंगे और कविता का जो पहला लाइन है ये कह रहा है कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी। अब देखिए यहाँ पे नैन का मतलब है, नैन का मतलब होता है नयन यानी आँख, और कवि का मतलब कवि होता है मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, और गुनी का मतलब गुणवान होता है, मतलब जिसके अंदर गुण भरा है। तो कवि कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुणी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अब यहाँ पे सोई का मतलब होता है वह या वही, बिमोहा मतलब मोहित होना, और जे का मतलब जिसने। अब देखिए कहने का मतलब है कि पहला लाइन है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं इनका एक ही नैन है, मतलब एक ही आँख है, फिर भी ये गुणी है मतलब गुणवान है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी जी इनका एक ही नैन है, मतलब एक आँख से तो अंधे थे तो एक ही आँख बचा है, और फिर भी क्या है, फिर भी ये गुणी है मतलब गुणवान है। सोई बिमोहा का मतलब और जिस, और वह मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या है, उनको जो कोई सुनता है, उनकी बातों को जो कोई सुनता है वह क्या हो जाता है, विमोहा हो जाता है, मतलब उनसे मोहित हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह लाइन आपके एग्जाम में आ गया कि इस लाइन का अर्थ समझाइए, एग्जाम में आ गया तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी जी कैसे हैं, तो गुणवान हैं, उनके अंदर गुण भरा है। जो भी जायसी की कविता को सुनता है वह मोहित हो जाता है, मतलब जायसी जी की कविता को जो भी व्यक्ति सुनता है वह उनकी कविता से या उनसे मोहित हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर लाइन आता है कि इस लाइन का अर्थ लिखना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको याद ही रहना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, और फिर इसके बाद आप इस लाइन का अर्थ जो है लिख सकते हैं। तो आई होप कि कविता का पहला लाइन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, मतलब चांद आप जानते हैं चंद्रमा, जैस मतलब जैसा, जग मतलब संसार, और विधि का मतलब विधाता ईश्वर, और अवतारा मतलब जन्म दिया या उतारा। ठीक ना, दिनह कलंक किन्ह उजियारा, दिनह मतलब कह सकते हैं कि दिया, कलंक का मतलब, कलंक आप जानते हैं अच्छे खासे, कलंक किसको बोलते हैं, इसमें दाग धब्बा हो, और किन्ह उजियारा का मतलब उजारा, उजाला। ठीक ना, तो पहला लाइन है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा, और फिर है जग सुजा एक ही नैनहा उवा सुख अस नखत न महा। अब समझिए ऊपर वाले लाइन का मतलब है कि चांद के जैसा जग विधि अवतारा, चांद के जैसा ईश्वर ने मुझे यहाँ पे उतारा है, यानी जन्म दिया है। ये बात कौन बोल रहे हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से चांद का जन्म हुआ इस संसार में, उसी तरह से चांद के जैसा मेरा भी ईश्वर ने जन्म दिया है इस संसार में। दिनह कलंक किन्हीं उजियारा, और जिस तरह से चंद्रमा के अंदर कलंक है, कलंक मतलब दाग है, चंद्रमा में दाग है,
ठीक ना। उसी तरह से मेरे अंदर भी दाग है, फिर भी चंद्रमा के अंदर कलंक होने के बावजूद, मतलब दाग होने के बावजूद, वह क्या करता है, उजियारा करता है, मतलब प्रकाश करता है रात में। तो मेरा भी शरीर क्या है, कुरूप है, मेरा भी एक आंख नहीं है, फिर भी हम भी क्या करते हैं, हम भी चंद्रमा के जैसे इस संसार को प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। जग सूझा एक ही नैना, और कह रहे हैं कि ये जो जग है, संसार है, ये जो जग है, संसार है, यह सूझा है, मतलब जाना है या मुझे समझा है। कैसे समझा है, एक ही नैना, यानी एक नैन के रूप में, यानी यह जो संसार है मुझे एक नैन के रूप में जानता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पास तो एक ही आँख है, ठीक ना। इस तरह से संसार मुझको जानता है। उवा सुक अस नखत न माहा, मतलब जिस तरह से शुक्र जानते हैं, शुक्र ग्रह है, जिस तरह से शाम होते होते शुक्र ग्रह सभी तारों में सबसे ज़्यादा तेज चमकता है, उसी तरह से हम भी एक आँख के होते हुए भी क्या करते हैं, तो एक आँख के होते हुए भी पूरे संसार को अच्छी तरह से समझ लिए हैं, जान लिए हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो ऊपर वाले पूरे कविते का अर्थ है कि चांद के जैसा मुझे भी ईश्वर ने यहाँ पे जन्म दिया है, और जिस तरह से चंद्रमा में दाग धब्बे हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी दाग धब्बे हैं, एक आँख नहीं है, चेहरा कुरूप है, बिल्कुल चंद्रमा के जैसा। फिर भी चंद्रमा रात में इस पृथ्वी को प्रकाश देता है, उसी तरह से हम भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश संसार में फैला रहे हैं। और ये जो संसार है, ये संसार मुझे एक ही आँख के रूप में जानता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पास एक ही आँख है, और मैंने इस एक ही आँख के माध्यम से शुक्र ग्रह की तरह पूरे संसार को समझ लिया है। जैसे इतने सारे तारों के बीच शुक्र ग्रह तेज चमकता है और सब लोग उसको जानते हैं, उसी तरह से हम भी, भले ही मेरा एक ही आँख है, लेकिन पूरे संसार को मैंने समझ लिया है। तो आई होप कि ये लाइन आपका बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब देखिए यहाँ पे जौ लही अम्बही डाभ, डाभ का मतलब क्या होता है, डाभ का मतलब मोजर होता है। आप जानते हैं अभी जो है आम के पेड़ों में क्या होता है, मोजर लगता है, जिसको मंजरी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जौ लही अम्बही डाभ न, मतलब जब तक आम के पेड़ पर मोजर नहीं लगता, मंजरी नहीं लगती, तो लही सुगंध बसाई ना सोई, तब तक आम के पेड़ में सुगंध नहीं आता है, ठीक ना। तो ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन है जौ लही अम्बही डाभ न हो, यानी जब तक जो है आम के पेड़ पर कोई मंजरी नहीं लगती है, मोजर नहीं आता है, तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं आता है, ठीक ना। और फिर है किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, ठीक ना, तो अति भई असूझ अपारा, ठीक है। अब समझिए पहला लाइन मैंने क्या बोला, पहला लाइन है कि जौ लई अम्भई डाब न होई, तो लई सुगंध बसाई न सोई, मतलब कि जब तक आम के मोजर पर डाब नहीं आता है तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं आता है। उसी तरह से, उसी प्रकार कवि की रचना भी क्या करती है, जिस तरह से आम के पेड़ में मोजर लगने के बाद आम का पेड़ महकने लगता है, उसी तरह से कवि ने जो कविता लिखा है, तो इनकी कविता लिखने के बाद इनकी रचना क्या हो रही है, रचना सुगंधित कर रही है, मतलब कि इनकी लिखी हुई कविता से महक आ रहा है, लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। अगला लाइन है किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, ठीक ना, समुद्र का पानी क्या है, खारा है, आप जानते हैं नमक ज़्यादा होता है। तो किन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तो अति भऊ असूझ अपारा। कभी कहते हैं कि देखिए समुद्र का पानी क्या है, खारा है, और जब समुद्र का पानी खारा है तभी वह असूझ और अपार है। असूझ और अपार हो कहने का मतलब क्या है कि समुद्र को ना तो कोई नाप सकता है, ना तो कोई तौल सकता है, वह विशाल है, ठीक ना, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक समुद्र की पानी खारा है तब तक वह असूझ और अपार है, अगर उसका पानी खारा नहीं होता तो लोग उसको पी जाते, ठीक ना। तो कवि करे कि उसी प्रकार कवि की कविता भी क्या है, समुद्र की तरह अथाह है, विशाल है, उसको समझ पाना या उसको नाप पाना इतना आसान नहीं है, ठीक ना। तो ये आई होप कि ये भी बात दोनों आपकी समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जौ समेरु त्रिशूल विनाशा। समेरु, समेरु क्या है, समेरु पर्वत है,
और त्रिशूल, त्रिशूल जानते हैं, त्रिशूल का मतलब त्रिशूले होता है। विनाशा मतलब विनाश कर देना। भा कंचनगिरी लगा आकाशा, कंचनगिरी मत, कंचन का मतलब सोना होता है, ठीक ना। आकाशा मतलब आकाश। तो कहा जा रहा है कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, जब तक जो है सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, तब तक वह सुमेरु पर्वत सोने का, कंचनगिरी मतलब सोने का नहीं हुआ। जब जो है शिव जी ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया, तब जाके वह सुमेरु पर्वत किसका बना, सोने का बना। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला लाइन है, जौ लही घड़ी कलंक न पारा, जौ लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नई कंचन कारा। अब देखिए, जौ लही घड़ी, घड़ी का मतलब घड़ा, जानते हैं ना, घैली, ठीक ना। तो जौ लही घड़ी, कलंक, कलंक मतलब आप जानते हैं, कलंक मतलब कोयला, ये कच्चा पदार्थ, ठीक ना, या रॉ मटेरियल। तो कहा जा रहा है कि जौ लही घड़ी कलंक न पारा, यानी जब तक हम लोग एक घड़े में कोयले को रख कर उसको जलाते नहीं हैं, कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक कांच का मतलब कच्चा पदार्थ, तब तक रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ एक शुद्ध सोना, कंचन मतलब सोना, शुद्ध सोना नहीं बनता। आप ऐसे समझिए कि एक सुनार जो होता है, सोने को पहले एक घड़े की तरह बर्तन होता है, उसमें आग रखकर फिर उसमें एक कटोरा में सोना रखकर पिघलाता है, तब जाके सोना शुद्ध होता है। फिर उसके बाद क्या करता है, सोनार गहना बनाता है। इसका मतलब सोनार उस सोने को शुद्ध करता है, पहले घड़े में रखकर आग लगाकर, तब जाके सोना शुद्ध होता है। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि जब तक हम लोग घड़े में कोयला डालकर उसमें सोने को हम लोग गर्म नहीं करेंगे, तब तक वह सोना शुद्ध नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि घड़िया यानी घड़े पात्र में कच्चे पदार्थ को जलाया नहीं जाता, तब तक वह सोने की तरह शुद्ध नहीं बनता है, ठीक ना। आगे देखिए अगला लाइन है कि एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जुआई कई चाव। यानी एक नैन, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी के पास क्या है, तो एक ही नैन है, लेकिन एक ही नैन कैसा है, जस दर्पण, दर्पण के जैसा, शीशा के जैसा, औ ते ही निर्मल भाव, और कैसा, तो एक दर्पण के जैसा जो है इनका आँख है मलिक मोहम्मद जायसी जी का। और जिस तरह से दर्पण में अपना निर्मल भाव मतलब निर्मल चेहरा, स्वच्छ चेहरा आप देख लेते हैं, स्वच्छ चेहरा आप देख लेते हैं, ठीक ना, उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी जी का भी आँख है। आपके अंदर किस तरह का गुण है, आपके किस तरह का व्यवहार है, उस गुण व्यवहार को भी कवि जी अपनी एक आँख से देख लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप दर्पण के सामने, शीशा के सामने आप खड़े होते हैं, तो जैसे आपका चेहरा है वैसा दर्पण में यानी शीशे में दिख जाता है। तो उसी तरह से दर्पण के जैसा कवि का भी आँख है, जैसे आप हैं वैसे उनका आँख देखकर वो बता देंगे कि आपके अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है। यानी उनका एक नैन कैसा है, तो दर्पण के जैसा है, एकदम निर्मल स्वच्छ, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब रूपवंत गही मुख जुआई कई चाहो, और इसीलिए जितने भी रूपवंत मतलब खूबसूरत लोग, इसलिए जितने भी खूबसूरत लोग हैं वे सभी खूबसूरत लोग कवि की क्या करते हैं, तो कवि की चरण पकड़ के, गोड़ पकड़ के कुछ पाने की इच्छा करते हैं कि कवि जी मेरे बारे में भी कुछ बता दिए, और उनकी मुख की तरफ यानी कि उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं, ललचाते रहते हैं कि कभी हमारे तरफ भी कुछ देख के हमारे बारे में कुछ बता दीजिए। तो इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का कड़वक में जो कविता है इसमें दो भागों में बांटा गया। पहला भाग देख लिए और यहाँ से हम लोग दूसरा भाग देखने वाले हैं। यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सोना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रखत के ले गाढ़ी प्रीति नंजल भई। यानी अब कहते कि मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी यह कवि जोरी सुनावा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी इस कविता को क्या किए हैं, तो जोरी मतलब जोड़कर, कविता को जोड़कर सुनाया है।
अब जानते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एक चीज़ को जोड़ना पड़ता है। तो कविता को भी लिखने के लिए एक एक शब्द को जोड़ जोड़ के लिखा गया है। तो वही कहा जा रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं इस कविता को एक एक शब्द जोड़ के लिखे हैं और इसको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोना जो प्रेम गिर गा पावा, सोना जो प्रेम गिर का पावा, मतलब कि जो व्यक्ति इस कविता को सुना है उसे प्रेम में पीड़ा का अनुभव हुआ है। ठीक ना, प्रेम में पीड़ा का अनुभव हुआ, मतलब प्रेम में जो है दर्द का अनुभव हुआ है। जोरी लाई रकत के लिए, और कवि ने इस कविता को कैसे जोड़ा है, तो जोरी, जोरी मतलब जोड़ना, लाई रकत के लिए, मतलब अब देखिए रकत मतलब क्या होता है, रकत मतलब खून, और लेई मतलब जानते हैं, लेई मतलब गोद कह सकते हैं। तो कवि ने इस कविता को बनाने के लिए जैसे लगा है कि उन्होंने अपने खून का गोद बनाकर एक एक शब्द को जोड़ा है। जैसे हम लोग कोई चीज़ को चिपकाना रहता है तो आटे का लेई बनाते हैं फिर उसको चिपकाते हैं, तो उसी तरह से कवि ने इस कविता को लिखने के लिए अपने खून को, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने खून को लेई बनाकर फिर इस कविता को उन्हें जोड़ने का प्रयास किया है, मतलब काफ़ी कठिन मेहनत किया है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, और फिर इस कविता को उन्होंने क्या किया है, अपने नैन से जो जल निकल रहा है, ठीक ना, कौन सा जल, गाढ़ी प्रीति मतलब प्रेम पूर्वक, यानी इस कविता के प्रेम में उनके नैन से, आँख से जो जल निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, उस आंसू से इस कविता को धोने का प्रयास किया है। ठीक ना, तो कवि कहते हैं कि इस कविता का रचना करके उन्होंने सुनाया है, और जिसने भी इस कविता को सुना है उनको प्रेम में पीड़ा का अनुभव हुआ, मतलब प्रेम में दर्द का अनुभव हुआ है। और कवि बताते हैं कि मैंने इस कविता में रक्त के लेई लगाकर जोड़ा है और गहरी प्रेम के आंसुओं से मैंने इस कविता को क्या किया, भिगोया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो लाइन है ये कहा जा रहा है कि औ मन जाने कबित अशकीना, मकुए रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतिसेन असराजा, कहाँ शुआ असबुधि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जे किन्हीं बखानो, कहाँ शुरू पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अब देखिए ये कह रहे हैं कि औ मन जाने कबित अशकीना, मकू या रहे जगत महचीना, मतलब कवि कहते हैं कि इस कविता का रचना मैंने यह जानकर किया है कि मेरे न रहने पर यह कविता इस जगत मतलब संसार में, इसी के माध्यम से लोग मुझे पहचानेंगे कि यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है। समझिए ध्यान से, कवि कहते हैं कि मैंने इस कविता को यह समझ के लिखा, यह जान के लिखा है कि अगर मैं न रहूं तो उसके बाद भी इस जगत में, इस संसार में लोग इस कविता के माध्यम से मुझे चिन्ह लेंगे कि यह कविता मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, जैसे कि कब का रतन सेन राजा हुआ करते थे और कब जो है शुआ असी बुधुरा उपराजा हुआ करता था। बहुत समय पहले अलाउद्दीन सुल्तान था और जो है सुंदर पद्मावती रानी थी। इसमें से आज में कोई नहीं रहा है, कोई न रहा जगह रही कहानी, मतलब आज के समय में ना तो अलाउद्दीन सुल्तान है, ना तो रतन सेन राजा हैं, ना तो पद्मावती रानी है, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आज इनकी कहानी के बारे में लोग जानते हैं। उसी तरह से हम भी एक कविता को लिखे हैं कि अगर हम न रहें तो हमारे मरने के बाद भी कविता को लोग पढ़ेंगे और इस कविता के माध्यम से मुझे लोग चिन्ह लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे कविता का, इतने पूरे पद का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर किया है कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी रहेगी, और अब तो ना तो रतन सेन राजा है ना पद्मावती रानी है, इनमें से आजकल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कहानी रह गई है। उसी तरह से मेरा भी कविता रहेगा और इसके माध्यम से लोग मुझे चिन्हेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन है, धनी सो पूरक जस कीर्ति जासो, फूल मरे पे मरे न बासो, मतलब धनी सो पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है, पुरुष, व्यक्ति, आदमी।
धनी मतलब धनवान, मतलब कि वह आदमी क्या है, धनवान है। जस कीर्ति जासु, जिसके पास क्या है, जिसके पास कीर्ति है। कीर्ति का मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत, यानी आज के समय में वह व्यक्ति धनवान है जिसके पास कीर्ति है, मतलब इज्जत है। कैसे धनवान है, तो फूल मरे पे मरे न बासु। उसी तरह से जैसे कि एक बार फूल खिल जाता है तो खिलने के बाद भले ही फूल मर जाए, मुरझा जाए, सूख जाए, लेकिन उसमें जो बासु मतलब सुगंध होता है वो खत्म नहीं होता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा होता है, इज्जत होता है, ठीक ना, तो भले इज्जत प्रतिष्ठा उसका बना है लेकिन मर जाए फिर भी लोग उसकी इज्जत प्रतिष्ठा का क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। ठीक है, फलाना आदमी बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो वही कहा जा रहा है कि कभी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसके पास इज्जत प्रतिष्ठा है इस संसार में, और यह इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा के लिए उसी तरह से रह जाएगी इस संसार में जैसे फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध, उसका खुशबू खत्म नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्हा जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सुबरे दोई बोल। अब कवि कहते हैं कि देखिए, इस संसार में, इस जगत मतलब संसार, इस संसार में जस का मतलब क्या होता है, जस मतलब यश, प्रतिष्ठा, वही। तो इस संसार में ना तो किसी ने प्रतिष्ठा को कोई बेचा है, ना ही प्रतिष्ठा को कोई मोल मतलब दाम, कीमत, भाव। ठीक ना, तो इस संसार में ना तो कोई प्रतिष्ठा बेचा है, ना ही कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा का दाम लगा पाया है। ठीक ना, यह कभी खरीदा और बेचा नहीं जाता है। ठीक ना, जो यह पढ़े कहानी हम सुबरे दोई बोल। और कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे इस कहानी को, कविता को पढ़ेगा, वो हमें दुई बोल मतलब दो शब्दों में हमें याद रखेगा कि देखो यह कविता मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया कितना अच्छा कविता है। ठीक ना, तो कवि कहते हैं कि इस संसार में यश मतलब प्रतिष्ठा को ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो हमारे खून से लिखी गई कहानी को, कविता को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में याद रखेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मैंने दोनों कविता पढ़ाने का प्रयास किया और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं इस कविता से। क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। अब देखिए, कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है और कवि मानते हैं कि उनका आँख दर्पण की तरह निर्मल है। जैसा दर्पण साफ है, स्वच्छ है, जैसा आपका चेहरा रहता है वैसा दर्पण दिखा देता है कि देखिए आप ऐसे हैं। उसी तरह से कवि का आँख भी है, जैसा आप हैं वैसा ही कवि अपने एक आँख से देखकर आपके बारे में बता देते हैं। ठीक ना, तो कवि जो है ये दर्पण के निर्मल करने वाले मानते हैं और कवि का विनम्र स्वभाव के साथ कहते हैं कि सभी जो रूपवान लोग हैं, जो सुंदर लोग हैं, वो अपने मुंह को उस दर्पण में देखने के लिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि उनके अंदर का जो मैल है वह स्वच्छ हो। मतलब जो खूबसूरत लोग हैं वह कवि के पास जाते हैं और चाहते हैं कि कवि उनको देखकर बताएं कि उनके अंदर किस प्रकार की जो है अच्छाई और बुराई है। इसी प्रकार उनके नेत्र भी क्या है, इसी को देखने के उत्सुक रहते हैं और दर्पण के अंदर दोष दूर कर सकें। अब हम लोग इस कविता का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। अब देखिए, कवि जो है मानते हैं कि जिस तरह से दर्पण बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा होता है उसी तरह से उनका आँख भी बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा है। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो जिस तरह से आपका चेहरा होता है दर्पण उस तरह से दिखा देता है, उसी तरह से कवि का आँख भी है। आपके अंदर जो अच्छाई बुराई है वह कवि अपने एक आँख से देखकर बता देते हैं कि आपके अंदर कौन सी अच्छाई कौन सी बुराई है। और जिस तरह से दर्पण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है कभी भी, उसी तरह से कभी भी अपने पक्षपात नहीं करते हैं। तो कवि की जो एक आँख है वो निर्मल है, स्वच्छ है, ठीक ना, दर्पण के समान। ठीक ना, और इसीलिए जितने भी खूबसूरत लोग हैं वह कवि के पास जाते हैं, उनकी आँखों की तरफ
जो है देखते रहते हैं और जो है कवि से प्रार्थना करते हैं कि उनके बारे में कवि अपने एक आंख से देखकर बता दे कि उनके अंदर क्या कमी और क्या अच्छाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से मेन इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कवि दर्पण के स्वभाव को निर्मल करने वाले मानते हैं। कवि मानते हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण निर्मल है, ठीक ना, बिल्कुल स्वच्छ है। वह एक विनम्र स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि सभी रूपवान लोग, मतलब खूबसूरत लोग, अपने मुंह को थामकर उस दर्पण में देखने के लिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि उनके अंदर का मैल भी स्वच्छ हो सके। इसी प्रकार उनका नेत्र को भी लोग इसी आशा में देखने को उत्सुक रहते हैं कि यह दर्पण के समान नेत्र उनके अंदर के दोष को भी क्या कर दे, दूर कर दे। मैंने वही बताया कि जिस तरह से दर्पण स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, करता है, जैसा आपका चेहरा रहता है वैसा दर्पण दिखा देता है, उसी तरह से कवि का आँख भी है। जैसा आपके अंदर अच्छाई बुराई होगा, कवि आपको देखकर वैसा बता देंगे और आपके साथ कभी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, कड़वक के कवि का क्या इच्छा थी, या कवि ने इस रूप में स्वयं इच्छा व्यक्त की, उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। अब देखिए, कवि ने इच्छा प्रकट की है कि जिस प्रकार फूल के नष्ट हो जाने के बाद भी खुशबू नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार से कवि की मृत्यु के भी बाद लोग उनको याद रखें। ठीक ना, मतलब लोग उनको भूले नहीं। चूँकि वह पुरुष हैं लेकिन चूँकि वह क्या है, कुरूप है, मतलब सुंदर नहीं है। चूँकि कवि क्या है, कुरूप हैं, सुंदर नहीं है, लेकिन अपनी रचनाओं में अपार मानवीय सौंदर्य और प्रेम का विधान करते हैं। मतलब कि अपनी कविताओं में बहुत सारे जो है सुंदरता का बखान किए हैं और प्रेम दिखाने का प्रयास किए हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग उनकी कविता के माध्यम से उनको याद रखें। ठीक है, तो यही कवि की इच्छा है और यही इनका मर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले कड़वक में व्यंजित जायसी जी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देखिए। अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या लिखना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए, कहा जा रहा है कि पहले कड़वक में जायसी ने रूप से अधिक किसकी महत्व दिया है, गुण का और कर्म को महत्व दिया है। अब जानते हैं कवि जी एक आँख के अंधे और चेहरा से कुरूप थे, मतलब अच्छा दिखने वाले नहीं थे। तो पहले कड़वक में कवि ने कहा है कि देखिए, रूप आपका मायने नहीं रखता है, भले आप करिया हैं, पीनी की कढ़ाई की पीनी की तरह, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। आपका जो गुण है और आपका जो कर्म है ये अच्छा होना चाहिए। अगर आपके गुण और कर्म अच्छे हैं तो रूप चाहे जैसा भी हो सही है। ठीक ना, तो इसकी महिमा का उन्होंने संदेश दिया है, मतलब आपका रूप और कर्म अच्छा होना चाहिए। कवि ने किसी शारीरिक दोष के रहते हुए भी व्यक्ति के स्वभाव की सुंदरता को ज़्यादा श्रेष्ठकर बताया है। कवि ने कहा कि भले आपके अंदर कोई कमी है, कोई शारीरिक विकार है, आपके अंदर बीमारी है, यह कोई मायने नहीं रखता, बस आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। इसी संदर्भ में कलंक या कोयले के द्वारा कांच यानी कच्चे लोहे को तपाकर कंचन यानी सोना बनाने की प्रक्रिया को प्रतीकात्मक के रूप में बताया। कवि ने उदाहरण भी दिया। देखिए, जो घड़ा है ये कच्चा मिट्टी का बनता है, जो कोयला है ये भी कच्चा होता है, और इसमें जो सोना होता है वो भी कच्चे पदार्थ से बनता है। लेकिन जब घड़े में आग रखकर, कोयला रखकर उसको जलाते हैं, कच्चा सोना को उसमें डालते हैं, तो कच्चा सोना गल कर, उसमें पिघल कर, जल कर फिर शुद्ध सोना बनता है। तो कवि ने ये बताने का प्रयास किया कि आपको भी क्या करना है, आपको भी शुद्ध सोने की तरह बनना है। ठीक ना, असुंदर वस्तु का प्रयोग सुंदर वस्तु के निर्माण का साधन है। मतलब कवि ने बताया कि देखिए, जितनी भी असुंदर वस्तु हैं उनका प्रयोग किया जाता है सुंदर वस्तु को बनाने में। जैसे कोयला या जो धूल मिट्टी से जो सोना निकाला जाता है, ठीक ना, खनन करके, तो ये जो मिट्टी हैं जहाँ से सोने वगैरह निकलते हैं, तो क्या शुद्ध होते हैं? नहीं, बाद में इनको शुद्ध किया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि जितने भी अशुद्ध पदार्थ हैं इनका उपयोग शुद्ध पदार्थ के बनाने में किया जाता है। ठीक ना, अतः उनका सौंदर्य भी कम नहीं है। मतलब कि जो अशुद्ध पदार्थ है उनका सौंदर्य भी कम नहीं है।
जायसी एक विनम्र स्वभाव के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधत्व के प्रकृति में मौजूद उदाहरणों के माध्यम से गरिमामय सिद्ध करते हैं। वे रूप से अधिक गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। कभी कहते हैं कि आपका रूप मायने नहीं रखता है, आपका गुण मायने रखता है, तो आप अपने गुण पर काम कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। देखिए आप कलंक में जानते हैं कोयला, कांच का मतलब जो कच्चे पदार्थ हैं, जैसे सोना कहाँ से निकलेगा, तो सोना निकालने के लिए कहीं ना कहीं से मिट्टी वगैरह का खनन करना होता है, तो एक कच्चा पदार्थ हो गया। और कंचन का मतलब सोना होता है। तो यह पद कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, जो कड़वक से लिया गया है। उन्होंने कलंक का तात्पर्य चंद्रमा से किया है। ठीक ना। अब देखिए कलंक का मतलब 2 अर्थ है यहाँ पे, एक तो कच्चा पदार्थ और एक चंद्रमा। आप जानते हैं चंद्रमा में कलंक है मतलब दाग है, तो कलंक का तात्पर्य चंद्रमा से किया है। कांच की तुलना उन्होंने कोयला से की है, और सोना जो है ये कंचन से उन्होंने लगाया है, जो सुमेरु पर्वत से है। और इस बात से स्पष्ट करता है कि इसका संबंध भगवान शिव, उनकी त्रिशूल और माता पार्वती के संदर्भ में है। इस बात को क्या करना, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पहले कड़वक में व्यंजित जायसी जी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। खैर यहाँ पे आपको लिखना कैसे चाहिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहले कड़वक में व्यंजित जायसी जी के आत्मविश्वास का परिचय पूछा है ना जी। तो हम देखिए, कवि जायसी जी के पास भली एक आंख है, उनमें दूसरे का भी हित करने का भरपूर शक्ति है। मतलब भले ही एक आंख है लेकिन दूसरे का इज्जत करना जायसी जी जानते हैं। ठीक ना। चांद भी क्या है, चांद भी तो कलंकित है। कवि जी कहते हैं देखिए चांद भी कलंकित है, मतलब उसके अंदर भी दाग है, पर उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। जायसी ने एक ही नैन यानी एक ही आंख से सारे संसार को देखा है। वे इतने तेजस्वी हो गए हैं कि उन्हें संसार में सबकी अच्छाई ही दिखती है। उसका कहना है जहाँ कोई खोट होता है वही महानता होती है। मतलब कवि जी का कहना है कि देखिए चंद्रमा के अंदर दाग है, लेकिन फिर भी रात में चंद्रमा कितना प्रकाश देता है, पूरे संसार को उजाला देता है रात में। ठीक ना। तो कवि कहते हैं कि हमारा भी आँख वैसा ही है, लेकिन हम भी लोगों के सिर्फ अच्छाई देखते हैं। ठीक ना। कवि के कहने का अर्थ है कि आपके अंदर भले ही कोई कमी हो, लेकिन आपको उस कमी को नहीं देखना है, आपको देखना है कि मेरे अंदर महानता क्या है, मतलब मेरे अंदर अच्छाई क्या है। आम, सागर और सुमेरु पर्वत आदि इसी प्रकार के जायसी भी शुद्ध कंचन बन गए। मतलब जैसे कि आम, सुमेरु पर्वत, इसी प्रकार के जायसी जी भी क्या बन गए, शुद्ध सोने की तरह बन गए। जायसी ने एक नैन से संसार को देखा, मतलब अपनी एक आंख से संसार को देखा है। उनका नेत्र मतलब आंख, हृदय निर्मल है, और उसका व्यक्तित्व इतना विशाल बन गया है कि लोग उनके सामने झुकते हैं, उनकी कविताओं के सामने झुकते हैं। यही कवि की आत्मविश्वास है। मतलब कवि कहते हैं कि देखिए भले ही मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, मेरा एक ही आंख है, लेकिन हम इस एक आंख से इस संसार को पाने का प्रयास किए हैं, और मेरा आंख निर्मल दर्पण की तरह है, हृदय स्वच्छ है, इसीलिए कवि हमको सुनते हैं, मेरे सामने झुकते हैं और मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं, और यही मेरा आत्मविश्वास है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी कविता आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक ना, या उनकी इच्छा का मर्म बताइए। देखिए कवि की कविता रक्त के रची हुई है। मतलब कवि की जो कविता है वो बताते हैं कि इस कविता को मैंने अपने खून से लेई बनाकर लिखा हुआ है। इसमें गहरे प्रेम की पीड़ा की अनुभूति हुई है, अतः कवि को विश्वास है कि उनकी कविता संसार में क्या रहेगी, बनी रहेगी। मतलब मैंने इस कविता को लिखने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया है, जैसे कि मैंने लगा है कि अपनी शरीर का खून निकाल दिया है, उसको लेई बनाकर मैंने जोड़ा है, फिर मैंने गहरे प्रेम में मैंने इस कविता को धोया है। ठीक ना। और कहते हैं कि इसीलिए मेरा कविता पूरे संसार में हमेशा रहेगा और इसी से मेरी पहचान हो जाएगी। उनका मानना है कि यह एक फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसकी सुगंध जिस तरह से अमर रहती है, उसी तरह से मेरे मर जाने के बाद भी यह कविता हमेशा मेरा नाम बनाए रखेगा। इसी प्रकार कवि का भी यह संसार में हमेशा अमर रहेगा। यह संसार में बिकता नहीं है, मतलब
जो यश है संसार में कभी बिकता नहीं है, वह हमारे द्वारा किए गए कार्य और कृतित्व के आधार पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार कभी मानना है कि उनका जो यश है संसार में हमेशा फैला रहेगा। मतलब कभी कहते हैं कि देखिए, कभी कहते हैं कि जो यश है कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब प्रतिष्ठा कभी ख़त्म नहीं होती। आप जो संसार में अपनी नाम कमा रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसी से आपका प्रतिष्ठा बनता है और ये प्रतिष्ठा आपके जाने के बाद भी ये बचा रहता है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं भाव स्पष्ट करने के लिए। पहला लाइन है, जो लही अंबही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सही। अब इसका भावार्थ है क्या? अब देखिए, जौ लही अंबही डाब, डाब का मतलब मंजरी, यानी जब तक आम के पेड़ पर मंजरी नहीं लगता, मोजर नहीं लगता, तब तक आम के पेड़ में किसी प्रकार का सुगंध नहीं आता है। इसका भाव क्या है? तो देखिए भाव, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित कड़वक कविता से ली गई है। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे सेम टू सेम। फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ कवि ने बड़े विनम्र भाव से अपनी क्रूरता का संकेत किया है। वह यह भी कहते हैं कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, रूप महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। कवि कहते हैं कि देखिए, आपका रूप कैसा है ये मायने नहीं रखता है, आपका गुण अच्छा होना चाहिए। आम के डाभ जब फूटती है, मतलब आम में जब मोजर लगता है, तभी उसकी गंध चारों मतलब सुगंध चारों ओर फैलता है। इसी प्रकार सागर का जल खारा होता है, तभी वह असूझ और अपार है। इसी प्रकार कवि का रूप होना उनके लिए अभिशाप नहीं है। मतलब कवि कहते हैं कि देखिए, मेरा कुरूप होना कोई अभिशाप नहीं है, ठीक ना, वरदान है। इस एक आँख से ही इसने सारे जगत को देखा है, मतलब कवि सारे संसार को देखे हैं। उन्होंने अपना सारा प्रकाश संसार के सामने पेश कर दिया है। जैसे चंदा अपने कलंक से नहीं अपने चांदनी से जाना जाता है, उसी तरह से कवि अपने चेहरे और आँख से नहीं जाने जाते, बल्कि अपनी कविता के माध्यम से जाने जाते हैं। यही कविता का भावार्थ है। अगला है, रकत की लेई का क्या अर्थ है? रक्त मतलब खून, लेई मतलब गोद, तो रकत की लेई का क्या अर्थ है? तो उत्तर समझिए, लेई जो जोड़ता है, मतलब कि लेई मतलब जानते हैं, गोद जो जोड़ता है, काव्य भी जोड़ता है। जायसी का काव्य भी विरह काव्य है। कैसा काव्य है? विरह काव्य। विरह मतलब मोह माया उसमें नहीं है। अतः इस काव्य की रक्त की तुलना लेई से की गई है। मतलब इस कविता में जो रक्त है इसकी तुलना लेई से मतलब गोद की तरह किया गया है, जिसमें प्रेम विरह का नयन जल की समाहित है, और इस कविता को पढ़ेगा वह कवि की याद करेगा। मतलब कहने का मतलब कि कवि ये कविता में विरह है, मतलब जो है वैराग्य है। और इस कविता में है क्या? कवि कहते हैं कि देखिए, मैंने इस कविता को अपने खून से लेई बनाकर लिखा है और इतना कठिन परिश्रम किया लिखने के लिए, और अपने प्रेम में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसके चलते मेरा जो आंसू निकला है, उस आंसू में मैंने कविता को भिगोने का प्रयास किया है। तभी कवि कहते हैं कि जो भी इस कविता को पढ़ेगा, कम से कम इस शब्दों के माध्यम से मुझे याद तो जरूर रखेगा, इस कविता के माध्यम से मुझे याद जरूर रखेगा। कवि ने इस कविता को अपने हृदय की पीड़ा को महसूस करके लिखा है, इसलिए कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। ठीक ना, कवि का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी इस मेरे कविता को पढ़ेगा तो मुझे याद जरूर करेगा। 9वां क्वेश्चन है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? देखिए, जोरी का अर्थ होता है जोड़ना, जोरी का अर्थ होता है जोड़ना। कवि का आशय है कि मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कथाओं को जोड़ जोड़कर आपको सुना रहा हूँ। अर्थात जो कथाएं भारतीय जीवन में प्रचलित हैं उन्हीं को जोड़ जोड़कर सुना रहा। मतलब जो कथाएं हमारे दादा परदादा से चली आ रही, उन्हीं सभी चीज़ों को मैंने जोड़कर यहाँ पर सुनाने का प्रयास किया है। ये कवि का कहना है कि अब मैं अपने से कुछ नहीं सुना रहा हूँ, जो पहले से आ रहा है उसी को मैं जोड़ जोड़ के सुना रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन है कि दूसरे कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इस तरह के क्वेश्चन भी 5 नंबर का आता है, ठीक ना। तो भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है दूसरे कड़वक का। देखिए, इसमें कहा जाए कि कभी दूसरे कड़वक में कहते हैं कि अब कहाँ है वह रतन सेन राजा, कहाँ पद्मावती रानी, कहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये आजकल कोई नहीं है, ठीक ना। और ये सभी आज ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी इनकी शान का बखान किया जा रहा है
कि कितना बलशाली रतन सेन राजा था, कितना सुंदर पद्मावती रानी थी। आज के ज़माने में कोई भी नहीं है, लेकिन इनकी सुंदरता, इनकी सौरव कथा आज भी जो है कही जाती है। वह विश्व सुंदरी पद्मावती रानी अब कोई नहीं रहा, जग में उनकी कहानी रह गई। मतलब आज भी उनकी कहानी के बारे में लोगों को बताया जाता है। उनकी ध्वनि अब सुनाई नहीं देती, पर उनकी कृतियाँ रह गई। मतलब उनके ऊपर लिखा गया जो कविता है, कहानी है, वो आज भी है। जैसे फूल के मर जाने के बाद भी सुगंध खत्म नहीं होता, महक खत्म नहीं होता, ठीक ना। किसी ने जगत में अपने यश को नहीं बेचा है और किसी ने भी इसका मूल्य नहीं लगाया। मतलब आपकी इज्जत प्रतिष्ठा का ना तो आप बेच सकते हैं, ना तो कोई खरीद सकता है। जो यह कहानी पढ़े मैं उसको भी 2 बातों में मुझे याद रख सकता है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि देखिए, जो रतन सेन राजा है, पद्मावती रानी है, ये आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन कहानी के रूप में इनकी बातें आज भी रह गई है और लोग इनको याद करते हैं। जैसे कि कोई फूल खिलता है तो उसमें महक आती है, और जब फूल मर जाता है फिर भी महक रहती है, ख़त्म नहीं होती। उसी तरह से इनकी कहानी भी आज रह गई, भले ही वो लोग मर गए हैं, ठीक ना। कभी ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि आपका जो सौरव है यानी गौरव है, या आपका जो प्रतिष्ठा है, यह कभी ख़त्म नहीं होता। आप एक बार प्रतिष्ठा अर्जित कर लें तो आपके मर जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करना है इसका। धनी सो पूरक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासो। कभी कहें कि वह पुरुष क्या है, वह पुरुष धन्य है, धनी है, जिसके पास कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा है, और उसी तरह से है जैसे कि फूल के मर जाने के बाद भी उसकी सुगंध खत्म नहीं होती। तो इसको व्याख्या करना है, कर लेते हैं। इस पंक्ति में रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा करते हुए जायसी जी कहना चाहते हैं कि वह पुरुष महान है, वह पुरुष महान है जिसकी कृति मतलब रचना महान होती है। संसार में कोई नहीं रहता, सबको जाना है, लेकिन संसार में उनकी कहानी रह जाती है। कवि कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जिनकी कृति संसार में बनी रहती है। वे कुछ उदाहरण द्वारा अपने कथनों की पुष्टि करते हैं। जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर उसकी खुशबू काफ़ी समय तक रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति का नाम भी उसके मरने के बावजूद भी अमर रहता है। मतलब कवि इस लाइन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि वह पुरुष धन्यवान है जिसकी संसार में कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा बन गई है, ठीक ना। भले वह व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसके द्वारा जो कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा अर्जित कर लिया गया है, उसके मरने के बावजूद भी संसार में रहेगा, ठीक ना। कभी कीर्ति यानी प्रतिष्ठा खत्म नहीं होती है, ये हमेशा संसार में बना रहता है और इसी प्रतिष्ठा को लोग याद करते हैं, भले वह व्यक्ति मर जाए। जैसे फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं किस प्रकार के, दुख के, पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, प्रेम के, पीर के। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के, पीर के कवि हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कड़बक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कड़बक के कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो कड़बक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते हैं कि 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1492 में। अगला क्वेश्चन है जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जायसी किस तरह के कवि हैं, भक्ति कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, तो जायसी जो हैं ये सूफी कवि हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी, तो इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जायसी के पिता का नाम क्या था, शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज, देखिए यमरेज नहीं, ये ममरेज होना चाहिए, शेख ममरेज, शेख ममरेज, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, शेख ममरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जायसी जी थे धनवान, पहलवान, फकीर,
भाई धनवान नहीं थी, पहलवान भी नहीं थी, ये फकीर थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से थे, जुड़े थे? तो ये क्या था? ये प्रेम मार्गी शाखा से थे। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, प्रेम मार्गी शाखा। अगला क्वेश्चन, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो ये अवधी थी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अवधी भाषा में लिखे थे अपनी कविता। अगला क्वेश्चन, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस नहीं, वीर रस नहीं, ये श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी देखा था। और यहाँ पे क्या है, उन्होंने कविता को बनाने के लिए अच्छा लगा, मतलब कि बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास भी किए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो कैसे जोड़ा है? रक्त के ले लगाकर, मतलब अपने खून का, एक मिनट, ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, रक्त की ले लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं से सींचा है। किसे सींचा है? अपने आंसुओं से सींचा है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो जिह्वा दोष, मतलब जीभ में दिक्कत नहीं था, नेत्र में दिक्कत था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? किसके प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो समुद्र की तरह, जिस तरह से समुद्र असूझ और अपार है, इनका कविता भी असूझ और अपार है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर मतलब प्रेम में जो पीड़ा होता है, तो कौन है? ये मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो सीधी सी बात है, आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत, तो पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़बक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अब देखिए, कड़बक किस भाषा में है? तो अवधी में है। तो पद्मावत से लिया गया है, तो पद्मावत किस भाषा में हो जाएगा? तो अवधी में हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? कौन सी परंपरा के कवि हैं? तो ये आप जानते हैं, ये प्रेमाख्यानम काव्य परंपरा के हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है या तुलना किससे की है? कमल से नहीं, मुकुंद से नहीं, सरोवर से नहीं, दर्पण से की है। यानी कवि ने अपनी एक आंख की तुलना जो है दर्पण से की, यानी दर्पण के जैसा अपनी आंख को बताया है, निर्मल और स्वच्छ। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 23 का आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावती। देखिए, पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, ये मृगावती नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी जी की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। बाकी आपका जो चैप्टर है ख़त्म हुआ। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा चैप्टर कैसा लगा, पढ़ाया कैसा गया, क्या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था या था, पढ़ाई इसमें क्या आपको कमी लगी उसको ज़रूर बताइएगा, और फिर जो कमी लगी उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि और विद्यार्थियों का फ़ायदा हो सके। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा जो है सब्जेक्ट कंप्लीट। थैंक यू।